अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 की तरफ से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज 3 माह हमारे चैनल को आए हुए हो गए हैं। 18 ज़िलहिज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के दिन मैंने ये चैनल शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का करम हुआ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ये जो मैं कब्रिस्तानों में अज़ान देने निकली हूँ, ये अज़ान सुनी भी जाएगी, लेकिन ये अज़ान सुनी गई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी व्हाट्सएप पर तो आए, लेकिन शायद मेरा वो कमेंट सेक्शन बंद था, मुझे टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ दिक्कत पेश आई। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप बेशक इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो इससे इसके व्यूवर्स इसलिए बढ़ेंगे कि ये एक ऐसा काम हो रहा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, इस पर अपने कमेंट्स या अपने जो ख़यालात हैं वो ज़रूर भेजें, एक जुमले में भेजें या 2-3 जुमलों में, और मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। आप मेरी इस्लाह की कोशिश करें, शायद मैं उसको कुछ बेहतर कर सकूँ अपने कंटेंट को। और उसके साथ साथ आप अगर उसको पसंद करते हैं या आप समझते हैं आपके दिल पर एक बात लग रही है, तो मेरी हौसला अफजाई होगी अगर आप उसको बताएंगे कि जी हाँ, आपका आज का जो कंटेंट था, आपका जो आज का मौजू था, वो हमें पसंद आया है, हमारे दिल को लगा है। तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और वैसे तो इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। अगर वो मेरी नीयत से वाकिफ़ है, जो कि है, वही जानता है नीयतों का हाल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप इस पर अपने कमेंट्स और अपनी सब्सक्रिप्शन ज़रूर भेजेंगे। खुदा हाफिज़। आइए मैं तारुफ कराता हूँ और फिर मैं सवाल करता हूँ। मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में है मारवी मेमन, फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे दूसरी मेहमान है नसीन परवेज़, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे साथ हैं हामिद खान साहब, एडवोकेट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं हामिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। हामिद साहब, आपने लोगों की राय सुनी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक खबर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाएगी, और अगर इनके दरमियान कंसेंसस नहीं हुए तो फिर 6 रुकनी कमेटी बनेगी जिसमें 3 पीपल्स पार्टी के होंगे और 3 मुस्लिम लीग नून के होंगे, और ये अबूरी हुकूमत बनाएंगे और ये अबूरी हुकूमत इलेक्शन करवाएगी। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत स्टेप होने जा रहा है, जिसकी तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे से अपनी खदशात का इजहार किया था कि ये आपस में जो है मुकाम वाली पार्टीज़ हैं, ये पिछले 4 साल से मिलजुल के हुकूमत कर रहे हैं और ये एक जाली और फ्रेंडली अपोजिशन है। अब देखिए ना, 28 मेंबरान की जो मेंबरशिप जब मुअत्तल हुई और इनके 8 या 9 मेंबर होंगे मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने फ़ौरन हुकूमत के साथ, जिसके ख़िलाफ़ कोई 6 माह से तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, उनके साथ मिल के बैठ गए और उनके साथ मामला तय करने शुरू कर दिए। इसलिए ये कोई, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों इकट्ठे ही हैं और इन दोनों के मकासद यही हैं कि हम दोनों मिल के हुकूमत करते रहें, किसी और को हुकूमत में ना आने दें, किसी और को इलेक्शन। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आप PTI से को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो क्या तहरीक इंसाफ और आपके इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि हम किसी ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इस तरीके से आएगी, हम किसी ऐसे इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आज़ाद नहीं होगा, हम ऐसी वोटर लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें इस तरह की 3 करोड़ 70 लाख से जायद वोट जाली होंगे, तो क्या आप ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये हम फैसला करेंगे जब केयर टेकर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होगी, तब हम देखेंगे कौन लोग हैं। लेकिन हमें बहुत से खदशात हैं क्योंकि इनको चाहिए कि हमें, जिन लोगों ने, जिन पार्टीज़ ने 2008 में इलेक्शन का बाइकआउट किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और कुछ और जमातें हैं, जमात इस्लामी है, पख्तूनख्वा मिली पार्टी है, इन सब को कॉन्फिडेंस में लें, तब ही सही माने में कोई न्यूट्रल सेटअप बन सकेगा।
और ठीक है उसके सर, ठीक है, बगैर अगर मैं बात करेंगे तो करूंगा ये आपसे, मैं ज्यादती बात करूंगा। करेंगे। मारवी, यही दूसरी सवाल बात, आपसे, क्या कहती हैं आप? मैं तो ये कहूंगी कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ना आपने डिसाइड करना है, ना मैंने, ना पीटीआई ने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना तो है। फिर ये क्या हो रहा है? तो वही आपके सामने। अब मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये नहीं सही लग रहा कि नहीं, लीडर, बात सही नहीं लग रहा की बात नहीं, नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ प्रेसिडेंट, मैं इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना है। वो क्लॉज नंबर जो है 48(5) जो है इसका बी बनता है, ठीक है, ये उसके पावर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने अमेंडमेंट दी थी जब मैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थी, कि इसका वर्ड चेंज करना चाहिए, अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट, इसको कहना चाहिए न्यूट्रल केयर टेकर। और न्यूट्रल की फिर कुछ वजाहतें होती हैं कि न्यूट्रल होती कैसे है। न्यूट्रल उन्होंने नहीं डाला। आपकी जो अमेंडमेंट थी उसमें ये न्यूट्रल बनता है। देखें, न्यूट्रल के साथ कुछ और भी चीज़ें थी। न्यूट्रल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रल को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब सारी जो पार्टीज़ हैं सब डिसाइड करेंगी तो फिर ठीक है। फिर उन पार्टीज़ में सिर्फ पीटीआई और जमात इस्लामी नहीं है, उसमें कोई 200-300 500 और 1000 पार्टीज़ हैं। पूरे मुल्क में जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब की उतनी ही लीगल की बात हो रही है, लीगल वैल्यू है। क्योंकि इस वक्त जो भी पार्टीज पार्लियामेंट के बाहर हैं उनका कोई लीगल जो है वोट पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं है ना, तो जो भी बाहर है उन सब की इक्वल स्टैंडिंग है। तो फिर तो बात ये होनी चाहिए कि 500 के 500 पार्टीज इक्वल फॉर्मेट पे लेके आए, और जो अंदर है उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे? लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे मानते हैं? मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में 48(5) में ये कहा गया है कि ये डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट का है, तो जो भी है उसके ऊपर आप बात कीजिए। लेकिन ये जो बात करना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर एक केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और एक और बात भी है इसके साथ साथ जो मैं चाहूंगा कि अगर इनके दरमियान कंसेंसस नहीं होता है तो एक 6 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 पीपल्स पार्टी के और 3 मुस्लिम लीग नून के होंगे। बाकी कहाँ गए? कहाँ गई? और आई थिंक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये बात पीपल्स पार्टी और नून की नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। दो ही चीजें होती हैं ना, या तो आप ऑपोजिशन में होते हैं या आप गवर्नमेंट में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ना। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। प्रेसिडेंट तो आपको भी पता है कि मेरे तासरात इस मौजूदा प्रेसिडेंट, अनफॉर्चुनेटली मुसीबत इसी प्रेसिडेंट ने करने, तो बात तो सारी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो नहीं हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन के 6 रुकनी कमेटी बना दें और उसमें 3 पीपल्स पार्टी और 3 मुस्लिम लीग, किसी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप एक बात वापस मैं कह रही हूँ कि जो पार्लियामेंट्री सेटअप होता है उसमें 2 लोग होते हैं, एक हाउस को लीड करता है, मतलब एक गवर्नमेंट को लीड करता है। अब बात खत्म करने देना, नहीं आप बात तो खत्म करने दें। और एक होता है ऑपोजिशन। वो ऑपोजिशन को 2 होती है ना, दो डिफरेंट साइड्स होती हैं। तो उसमें या कोई पार्टी अगर JUI गवर्नमेंट में बैठी है तो उसका लीडर कौन है? आप नहीं है, उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर है। अगर कमेटी बनती है पार्लियामानी कमेटी, नहीं मैं आपसे बात, पहले मैं बात तो खत्म कंप्लीट कर दिया। मैंने नहीं की, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने बात की ना JUI या ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे तमाम वो लोग जो बाहर हैं, लीडर ऑफ नहीं, उसको आप कंफ्यूज ना करें। लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट पार्टियां हैं वो सबको गवर्नमेंट पार्टीज हैं वो सारों को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ऑपोजिशन है वो सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। तो जितनी भी पार्लियामानी कमेटी बनती है, अगर खुदा ना खास्ता मौजूदा पार्लियामेंट में एक ही ऑपोजिशन पार्टी है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर सारी दूसरी पार्टीज हुकूमत में तो लीडर एक सवाल करते हुए आगे जाऊंगा। बहुत तो ये 2 टेक्निकलिटीज हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं समझने की। पार्लियामानी कमेटी है, फिर तो यह है कि पार्लियामानी कमेटी में एक आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अपोजिशन की साइड से आ जाए और एक जो है वो हुकूमत की तरफ से आ जाए। 2 आदमी की पार्टी होनी चाहिए। इतनी पार्टी ये कहीं ये 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, तो राइट? तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि जो उसमें ये नहीं लिखा है नून का लीडर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मुसीबत प्राइम प्रेसिडेंट ने करना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। गलत है, प्रोबेबली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? हाँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पढ़े ना उसको। बिल्कुल, वो अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट सही है, प्रेसिडेंट ने करना। गलत है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। अब मुझे जरा ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि खुद मौजूदा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। क्योंकि कमीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो कमीशन है ना, पहले कमिश्नर और दूसरे लोग थे।
तो आप समझती हैं कि वाकई, और पीटीआई या दूसरे लोग कहते हैं कि ये आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं है, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बैठकर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो फिर ये आज़ाद क्यों नहीं है? क्या कहती हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए बात सारी के, एक तो आज आपने मुझे F-16 की स्पीड से चलने और बहुत घन गरज से बात करने के लिए कहा। सही है, सही है। देखिए आज़ादी जो है वो तो बजाते खुद एक पाबंदी है, एक जिम्मेदारी है। अगर किसी इदारे का सरबराह या वो इदारा उस जिम्मेदारी को एक्सरसाइज नहीं करता तो फिर वो इस बात का अहल नहीं है कि उसको उस आज़ाद इदारे का सरबराह बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के आज़ाद होने, क्रेडिबल होने का फैसला जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसको तो एक तरफ फेंका हुआ है, और वो स्टेक होल्डर्स आपने अच्छा किया आज ले लिया, वो है अवाम, वोटर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ये सियासी पार्टियां स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। अगर ये इलेक्शन कंटेस्टेंट्स हैं ये, लेकिन अगर इनको कोई वोट डालने ना जाए तो क्या हैसियत रह जाती है इनकी? कोई हैसियत नहीं है। ठीक है जी, वोटर से कभी किसी ने पूछा कि तुम्हें इलेक्शन कमीशन पे एतबार है या नहीं है? यकीनन उसको एतबार नहीं है, इसीलिए आपका टर्नआउट इतना पैथेटिक है कि 9.25 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं आपके पास 2008 में, और उसमें से आपका जो कास्ट होता है वोट वो 3.5 करोड़ होता है, और उस 3.5 करोड़ में से 1 करोड़ 70 लाख जाली हैं। नहीं, अभी मैं इस पे नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं, मुझे आप डोंट वेरीफाई करेंगे ना, वो आप बात की बात करेंगे। मैं उस पे मुझे पूरी लेट मी फिनिश जी, उसमें से मैंने आपको पूरी मैं स्टेटस ये इशू नहीं है इस वक्त। मेरा इशू ये है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन आजाद है या नहीं है? कैसे नहीं है, बताएं ना। देखिए पार्टी का अपॉइंट किया हुआ चीफ, अब वो एक तो बड़ी मुसीबत ये है कि सारे लोग उसको अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। ही इज अ चेयरमैन ऑफ द कमीशन नाउ, हिज डेजिग्नेशन, ठीक है। चेयरमैन उस पार्टी का अपॉइंट किया हुआ है हु इज द रूलिंग पार्टी, ठीक है जी। आप कह रही हैं कि 18 प्रेसिडेंट ने किया। प्लीज सुन लीजिए, मैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं ना, मैं तो सियासत पे बात नहीं करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत तो आ जाती है जब आप इलेक्शन कमीशन। बात यह कि आइन में अगर ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ने अबूरी सेटअप लाना है और उसने इलेक्शन अपॉइंट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो 18वीं तरमीम पर इसीलिए बिठाए गए थे लोग कि इसमें कहां लिकोना है उसको दूर करें। क्यों नहीं उस वक्त आपने कहा कि जी इस पार्टी का प्रेसिडेंट जो है जब ये अपॉइंट करेगा तो पहले ये वाला मसला हल कर लिया जाए? उसको किसी ने नहीं छोड़ा। आई एम सॉरी टू से, सॉरी, उस 18वीं तरमीम में मैंने एक ही मर्द देखा जिसने उसमें वोट नहीं दिया पूरी असेंबली में, एंड दैट वाज कशमाला तारिक, ठीक है। जो लोग उस 18वीं तरमीम में बैठे हुए थे वो सारे उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, जो कुछ आज आप देख रहे हैं। अच्छा थोड़ी मैं आपसे पूछूंगा जब आपका टाइम आएगा, उनको बोले। मुझे 4 और भी तो मेंबर है ना, उनको भी तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने, क्या वो आजाद नहीं है? देखिए मैं 1.5 साल से आउट हूं, लेकिन खबरें मुझे आ रही हैं कि वो आज़ाद, एक तो पहले दिन से उनको ये नहीं मालूम कि उनकी अथॉरिटी जो है वो क्या है, वो ये समझ रहे हैं कि वो हामिद मिर्जा साहब के सबऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन का एक वोट होता था, यानी कि चीफ इलेक्शन क्या है उस पे बात करें ना। सुनिए, अब इलेक्शन कमीशन के 5 वोट हैं, पांचों इक्वल स्टेटस, इक्वल वेट रखते हैं, ठीक है, रखते हैं ना जी। अब सुना जो जा रहा है, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगी कि जो गलत है सही है। ये सुना जा रहा है कि 2 मेंबर्स जो हैं वो एक पार्टी के हैं, 2 दूसरी पार्टी के हैं। झगड़ा ये हो रहा है कि तीसरा किसके साथ जाए ताकि वेट इधर ज्यादा हो। झगड़ा इस बात का है, झगड़ा इस बात 2 एक पार्टी के हैं, 2 दूसरी पार्टी के हैं। तो तीसरा ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों पार्टियों के साथ एडजस्ट कर ले, तो उधर 3 का वोट हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले आपके पास ये कागज मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपसे फिलहाल सवाल करना चाहूंगा, वो आगे चल के सवाल करूंगा। नाज़रीन, आज जो हमने एक बात रखी थी वो ये रखी थी कि ये जो मौजूदा सेटअप बन रहा है, मारवी कहती है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये आइन और कानून के जो बहुत अहम लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अगर अबूरी हुकूमत बनाते हैं तो क्या इसको अवाम एक्सेप्ट करेंगे? वो राय भी हमने दे दी। और क्या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो पार्लियामेंट से बाहर है उनकी राय भी आपको आ गई, और पार्लियामेंट में मौजूद जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या राय देती हैं वो, और जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर हामिद, जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन है यानी कमिश्नर था और अब वो चेयरमैन है, उसके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। और जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ वो कराया, उसका फॉल्ट किसका था, ये भी हम आगे चल के पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब हामिद
खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये, आपने देखा कि मैंने बात की, अभी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर वो ये है कि मारवी ने कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि जी एक पार्टी और दो पार्टी मिलकर जो है वो पार्लियामेंट की एक वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए। उसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए वो जमातें जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो कहते हैं कि उनका एक वोट भी रजिस्टर्ड नहीं है, उनका एक बंदा भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो उनसे क्यों पूछा जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सारी बातों का जवाब दूंगा, सिर्फ मारवी मेमन साहबा की बात का नहीं। पहली बात तो ये है कि जो मफरूज़ा है आइन में वो ये है कि सदर केयर टेकर हुकूमत बना सकता है। वो सदर जो कि गैर जानिबदार हो, जो गैर सियासी हो, वो सदर जो कि सिंबल हो स्टेट का, वो सदर जिसके बारे में पता हो कि ये मुबर्रा है सियासत से। इन चारों में से कोई खसलत सदर ज़रदारी साहब में नहीं है। वो पार्टीजन हैं, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो पार्टीजन हैं, वो स्टेट के सिंबल वाले पहले दिन से पिछले 3 साल से बिल्कुल कोई उनकी हैसियत वो नहीं रही। इसलिए केयर टेकर सेटअप अगर एक पार्टीजन सदर बनाएगा, एक सियासी सदर बनाएगा, तो वो गैर आइनी होगा। दूसरा बात जहाँ तक ये है कि आया जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाहर बैठी हैं पार्लियामेंट से, उनसे ना पूछा जाए, मैं नहीं समझता इनका मशवरा कोई साहिब बात है, क्योंकि हमने और इन पार्टीज़ ने बाइकआउट किया था। ये नहीं कि ये पार्टीज़ ने इलेक्शन लड़ा था, इनका कोई आदमी नहीं आया। PTI ने, ये जमात इस्लामी ने, पख्तूनख्वा और कई जमातों ने जिनके पहले नुमाइंदगी होती थी, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब ये सारी पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, इनका मशवरा होना ज़रूरी है। तो इसलिए इन हालात में केयर टेकर सेटअप कभी न्यूट्रल नहीं होगा। बाकी अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन को भी आज़ाद नहीं कहते हैं? जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जो पार्लिमानी कमेटी ने बनाया, उसको भी आज़ाद नहीं कहते? आ रहा हूँ। हुआ ये है कि अभी तक 4 मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है मुंतखब हुए हैं 6 पार्लियामेंट्री कमेटी से, जिसमें 6 हुकूमत के नुमाइंदे थे, 6 अपोजिशन के थे। इन्होंने मिली भगत करके 2 एक पार्टी के और 2 एक पार्टी के, और ये 22 किस्म के इलेक्शन कमिश्नर मेंबर इलेक्शन कमीशन मुंतखब हुए हैं, और इसलिए दूसरों को इनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, ये जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम पहले कहा करते थे, वो भी हम अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई बना लें। तो हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन बातों पर कि ये गालिबन चाहते हैं कि दूसरी जमातों को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए, हम दोनों मिली भगत करके फिर एक दफ़ा हुकूमतों में आ जाए, कोई हुकूमत ले ले, कोई हुकूमत ले ले। हम इसके बड़े सख्त हमारे ठीक है, मैं आता हूँ मारवी, आप तो जो बात भी करें, आप बात भी करें। मेरी बात वो 3 करोड़ 71 लाख वाली सुन लीजिएगा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने पूछा था कि 3 करोड़ 71 लाख अगर वोट होंगे, अगर उसमें जाली वोटों के साथ इलेक्शन कराने की कोशिश की, जो कि इन पार्टीज़ की कोशिश है, जो कि एक चीज़ साबित हो चुकी है कि 3 करोड़ 71 लाख बोगस वोट है जो 2008 वाली लिस्ट में, अगर इन्होंने इलेक्शन कराने की उस पर कोशिश की, तो हम इसकी सख्त रेजिस्टेंस करेंगे, ना कबूल करेंगे, ना हम इलेक्शन होने देंगे। इस किस्म की लिस्ट के साथ हम लोगों को बाहर सड़कों पर ले आएंगे। सबसे पहले लिस्ट दुरुस्त की जाए। 3 करोड़ 60 लाख वो वोट हैं जो नौजवानों का वोट है, जिसको अभी तक इंदराज नहीं किया, उसका इंदराज किया जाए। 3 करोड़ 71 लाख वो वोट है जो बोगस है, डबल है, CNIC के बगैर है, उन सबको इससे बाहर किया जाए। ठीक है, मारवी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने मेरी गलत समरी की, मेरी बात की, मैं सही करती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर PTI, जमात इस्लामी और जिन लोगों ने बॉयकॉट किया, उन सबका हक है इस केयर टेकर हुकूमत को बनाने के लिए। फिर उन 500 और पार्टीज का भी उतना ही हक है जो इस वक्त पार्टीज डिक्लेयर्ड हैं पाकिस्तान। आपने ये भी तो कहा था कि कानूनी तौर पर, जबकि कानूनी तौर पर वो सारी पार्टीज को ले आए ना जो पार्लियामेंट के बाहर बैठी है। सिर्फ ये कैसे इलेक्शन को कैसे कराया? 2 पार्टीज कैसे कराया? सारी पार्टीज, उसमें 1000 आपने इलेक्शन रिफॉर्म की है, आप इलेक्शन कैसे मैंने इलेक्शन रिफॉर्म से इसीलिए मैंने बिल दिया है, और मैंने जब बिल दिया था तो केयर टेकर, न्यूट्रल केयर टेकर पर लास्ट महीने तक मैं लड़ती रही, लेकिन लॉ कमेटी में उसमें इजाजत हमें नहीं मिली कि इसका वर्ड न्यूट्रल की डेफिनेशन डाल के और उसके साथ उसका दिया जाए। कुछ पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के, उसका टेन्योर डिफाइन नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होना चाहिए, और शायद 5 साल हो तो वो सही रहेगा।
जाएगा। डीलिमिटेशन जो है एक प्रेरोगेटिव होता था जो नहीं, क्योंकि वो अभी हो रहा है कि ये वो 2 है या 5 है, अभी हुआ नहीं है। डीलिमिटेशन पे प्रेरोगेटिव था इलेक्शन कमीशन का कि वो डीलिमिट करेगा, और ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया, मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया को वो प्रेरोगेटिव उसको एक्स्ट्रा कोई प्रेरोगेटिव दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसको एक्स्ट्रा प्रेरोगेटिव क्यों दिया है इलेक्शन कमीशन को। दूसरा ये कि जो सारा जो क्वेश्चन है फीमेल वोटिंग का, जो औरतें हैं जिनको नहीं वोट देने की इजाज़त दी जाती है, शांगला में आपने देखा, कोहिस्तान में देखा, लकी मरवत, ये जो 10% का जो क्राइटेरिया है उससे ये होता है कि ये बोगस 10% डालते हैं और बाकी सारे रह जाते हैं, तो ये भी कोई सही नहीं। इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट जो डिस्प्ले नहीं होती हैं उनको होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो आउट ऑफ बाउंड्स होते हैं, आप जैसे सारे ऑब्जर्वर्स के लिए, उनको आउट ऑफ बाउंड्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फाइनेंस में काफ़ी चीज़ें हैं कि किस तरह की जो डिक्लेरेशंस इस वक्त सिर्फ पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है इनका जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें कोई ऑडिट फैसिलिटी नहीं है कि कितना खर्चा किया किसी एक कैंडिडेट में। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब इंटरफेयर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंटरफेरेंस को बंद करें। वो सिर्फ एक जो है दे सकते हैं, एक एडवाइस दे सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे एडवाइस पे कोई एडवाइस नहीं लेती है, उनके पास डायरेक्टिव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और वोटिंग जो डिस्प्लेज हैं, मतलब जो लिस्ट्स हैं, उनको डिस्प्ले होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए बाय लॉ। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में वो नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं और वो पूरा का पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हमने पूरा शुरू किया था, लेकिन वो अपने इख्तिताम तक अभी तक नहीं पहुंचा। कोई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रल रिफॉर्म में, क्योंकि जब इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात आती है तो जो मैंने देखा जब मैं पार्लियामेंट में बैठी थी, तो मोस्ट पार्टीज ट्रूली इतनी नहीं उसमें बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और वो सारी चीज़ें रह गई हैं, काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। क्यों नहीं लेती हैं? वो आपके सामने वो क्यों नहीं? वजह बताएं ना, पार्लियामेंटियन रही हैं यार, आप बताइए। आई थिंक एक पुरानी एक तरीका है सियासत करने का, वो सब उस पे आदी हो गए हैं। अपने मतलब के नताइज नहीं मिल सकेंगे तो जब वो कोई फ्री एंड फेयर की बात आती है तो वो से हट जाते हैं। मैं बोगस की डेफिनेशन, मैं बहुत टाइम से हम ये वर्ड बोगस जो है इसकी बात कर रहे हैं। जब आज मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की कुछ इलेक्ट्रल एक्सपर्ट्स के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बोगस का क्या मतलब है। उन्होंने ये मैं पूछना चाहूँगी कि वो लॉयर साहब वहाँ बैठे हैं, उस वक्त जब ये वोट्स थे 37 मिलियन, उस वक्त कोई लॉ नहीं था 2008 में जिसके तहत CNIC की ज़रूरी होना उसका हिस्सा था कि भाई CNIC इज़ अ मस्ट। अब वो लॉ बना है जिसमें CNIC मस्ट है, उस वक्त वो लॉ नहीं था। तो ये बोगस नहीं है? नहीं, ये अनवेरिफाइड है। ये अनवेरिफाइड है। ये एग्जिस्ट करते हैं लोग। सुन ले एक सेकंड, सुन ले, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये लोग CNIC के बगैर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त लॉ नहीं था कि CNIC का मस्ट। ये वाला नहीं है मैडम, आप जो कह रही है ना, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। यू आर द ओनली वन। मैं बता रहा हूँ, आपसे कुछ इलेक्शन कमीशन ने बोगस लिखा है। मैं हामिद साहब से पूछ लेता हूं, लेकिन आप क्या ये आपने सर्टिफाई आज एक चीज की सर्टिफिकेशन दे रही, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ उस वक्त कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उस वक्त एक लॉ था 2008 में CNIC की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो नहीं कह सकती कि ये वोट एग्जिस्ट करते हैं। ये वोट कोई ये लोग जो हैं, अब इसकी वेरिफिकेशन अब हुई है। ये अनवेरिफाइड है, अब वेरीफाई हो गया। तो ये वर्ड सही कीजिए ना, वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड हो गया। अब वेरीफाई हो, ये वोटर नहीं है। अब वेरिफिकेशन। मैं बताता हूँ, बात सुन लीजिएगा। ये वेरीफाइड सिर्फ 81 मिलियन 82 मिलियन में से सिर्फ 45 मिलियन वेरीफाई हुए हैं। 37 मिलियन वेरीफाई नहीं हो सके। उनकी मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद हैं। उसमें से कोई 10-11 मिलियन ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। उनमें 6-7 ऐसे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास मैनुअल आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन उनकी सेहत पर आप नहीं यकीन कर सकते। लिहाजा 37 मिलियन मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल के इन्होंने कहा है ये अनवेरीफाइड है। आम लोगों की आम लोगों को समझाने के लिए कि वेरीफाइड क्या होता है, अनवेरीफाइड क्या होता है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं इख्तरा के 45 मिलियन वेरीफाइड यानी जेन्युइन वोटर है और 37 मिलियन अनवेरीफाइड यानी बोगस वोटर है। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई आपकी उनकी। मैं आता हूं जनाब, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन और नादरा अब मसला आ गया है, और ये देखने में आ रहा है कि नादरा में अब एक लेटरल एंट्री हो रही है। तो आप समझते हैं कि अगर नादरा में लेटरल एंट्री होगी
तो फिर वहाँ पर मसाइल होंगे, फिर ये अनवेरीफाइड बोगस इस किस्म के वोटर्स आ जाएंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन और ये सारी चीज़ें क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी कुछ उससे बचना चाहता है, क्या चाहता है? क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन में रह चुकी हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, नादरा के साथ पहले भी एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था 2000 में लोकल गवर्नमेंट के लिए, और कितना शोर मचा था, एक वोट भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, वो ज़ाया गया। तो फिर ये तय हुआ कि हम बाहर से कंप्यूटराइज लिस्टें बनवाएंगे, और उस कंप्यूटराइज लिस्टों का इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर, इनको मालूम है, अमेरिकन NGO से 1 अरब रुपया लिया गया, जिसमें से 90 करोड़ रुपया खा लिया गया कंप्यूटराइज वोटर लिस्टों के नाम पे। बड़ा शोर मचा, मीडिया बड़ा चीखा, मगर मजाल है किसी के कान पर जू रेंगी हो। और कमाल ये है कि जो इन सारे घपलों का, जाली डिग्री से लेके कंप्यूटराइज वोटर लिस्टों तक, इन घपलों का जो मास्टरमाइंड है, जो उस वक्त का सेक्रेटरी था, उसको सारे चैनल्स बुलाकर उससे ये पूछ रहे होते हैं कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है, और वो सारे एंकर्स को और आवाम को, सुनिए, नहीं पर्सनली, सुनिए, ये पर्सनल नहीं, सॉरी, मैं आ रही हूँ, उस पर ही आ रही हूँ, सॉरी डॉक्टर साहब, सारे चैनल्स और आप बोलकर उससे आइन और कानून पूछ रहे होते, उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुम्हें उस वक्त आइन और कानून, वो इस वक्त नहीं है, पर्सनल नहीं, आप इश्यूज पे बात करें। आपने इशू क्या है? आपका नादरा इशू है ना? नादरा में कौन है बैठा हुआ? आज एंट्री हो रही है, आज क्या हो रही है? हो चुकी। तारिक मलिक कौन है? तारिक मलिक डिप्टी चेयरमैन, बेनजीर साहिबा ने उनको भेजा था। उसके बाद हकीम अरशद कस्टम सर्विस से लाए गए डेपुटेशन पर। अभी रहमान मलिक का आज स्टेटमेंट है कि मैंने जाली शनाख्ती कार्ड पर 250 लोगों को, नादरा के 250 ऑफिसर्स को FIA के हवाले कर दिया है। कोई रहमान मलिक साहब से ये पूछे कि ये कौन से ऑफिसर्स हैं और ये वोट किसके लिए जाली बना रहे थे? अगर उनकी ऑपोजिट पार्टियों के लिए बना रहे थे तब निकाला है तो ठीक है, लेकिन जो उनके लिए जाली वोट बना रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? रहमान मलिक पकड़ेंगे? मैं पूछती हूँ मारवी से, मैं पूछती हूँ हामिद अली खान साहब से। आपको पूरी कौम, पूरी दुनिया सुन रही है, सब सुन रही है ना? तो आप रहमान मलिक से आप एन करें, आप पूछिए कि जो 250 आदमी आपने FIA के हवाले किए हैं नादरा के, पकड़कर ऑफिसर, जिन पर आपको शक था कि वो जाली शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, वो किन पार्टियों के लिए जाली कार्ड मतलब बना रहे थे? तो ये लेटरल एंट्री क्या होती है? लफ्ज जो लेटरल ये इस जो रूलिंग पार्टी के जो गुरु थे, उन्होंने 3 बहुत अच्छे कानून यहाँ पर लिसानी तासुब का बीज वो डालकर गए थे, लैंग्वेज बिल, कोटा सिस्टम एंड लेटरल एंट्री, ठीक है, जिसने पाकिस्तान के सारे सिविल सर्विस के मेरिट स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। अब इस वक्त आपके सिविल सर्विस का जो मेरिट है वो 0 पर आ गया है, ठीक है। ये सारे ड्रामे जो है, ये टोपी में जो लोग आ रहे हैं, ये जो लेटरल आपने देख तो लिया, NICL में हर जगह मैट्रिक पास, जाली FIA में और NICL में हर जगह आपका जो है मैट्रिक फेल और मैट्रिक। मैं सोल्यूशन पे आऊंगा आपके पास एकदम, मैं हामिद साहब के पास जाऊंगा। हामिद साहब, ये लेटरल एंट्री के लफ्ज आ गए हैं, मैं सुनने में आया है, और इन्होंने नाम कोट किया है कि ये लोग आ गए और इनकी किसी न किसी पार्टी से एफिलिएशन है। अगर है तो नादरा में क्या करेंगे ये? नसीम साहबा ने लेटरल एंट्री को ठीक डिफ़ाइन किया है सिविल सर्विस के हवाले से। यहाँ जो लेटरल एंट्री की बात हो रही है, इसमें हमें ये शक गुजर रहा है कि ये नादरा में जो पीपल्स पार्टी के मखसूस लोग डाले गए हैं, इसमें जाली वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम उनके हाथ हैं। इसके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 10-15% वोट जाली हमारा किसने किया है? किसने जो किया? हम इस्तेमाल कर सकें। किसने किया है ये? किसने इनको दाखिल किया है? इनको दाखिल करने वाली मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि ये फेडरल अदारा है और उसमें इन्होंने अपने मखसूस अपने पसंदीदा लोग डाले गए हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो फेडरल इदारा है ना, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो फेडरल इदारा है, वो कर सकता है, लेकिन वो गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहा है ना अपने इख्तियारात को। हम ये नहीं कहते कि वो कर नहीं सकता, हम ये कहते हैं वो किस अंदाज से कर रहा है, उसकी वजह से हमें तशवीश। मैं पूछता हूँ मारवी से, मारवी क्या कहती है लेटरल एंट्री के हवाले से? क्या कहती है? लेटरल एंट्रीज अगर हो रही हैं, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा, सारी बात है, सारी सियासी मसले यूं ही सियासी अपॉइंटमेंट्स है ना, ये किसी सियासी जमात ने वो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, वो शायद मेरिट पे नहीं है, वो इसलिए। मैं तो एक और पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट की डेफिनेशन है कि प्रेसिडेंट
आप और मैं समझते हैं ना कि प्रेसिडेंट की जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई ख़ास न्यूट्रल नहीं है और वो कोई ख़ास ऐसी नहीं है कि हम उसको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। ये तो मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। लॉ में तो कहीं ये नहीं लिखा है, लॉ में तो प्रेसिडेंट ही लिखा है, लॉ में उसके साथ 4 और वर्ड्स नहीं लिखे हैं। पार्लियामेंट का हिस्सा जो होता है इस तरीके से जो होता है ना वो पार्लियामेंट हाँ, मतलब वेदर आई लाइक इट और नॉट, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट जरदारी है इस वक्त। मुझे तो नहीं पसंद ये बात, और मैं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहते हैं कि वही कराएंगे। उसके साथ ये नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट प्लस उसको फला फला। अगर आप उसको इम्पीच कर देते हैं तो फिर वो आउट हो जाएगा। फ्रैंकली पहले आप उसको इम्पीच कर दें, क्योंकि यस इम्पीचमेंट के शायद बनते हैं, शायद लीगली इम्पीचमेंट के बनते हैं कि हाँ वो शायद सेन नहीं है तो फला नहीं है, तो पहले इम्पीच कर दें। इस वक्त तक तो अनफॉर्चुनेटली वो आपका एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हामिद खान साहब, बिल्कुल आखिरी टाइम मेरे पास नहीं है। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये पूछूंगा सोल्यूशन आपके पास क्या है, मुख्तसर सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को जो है ये रिज़ाइन कर देना चाहिए और न्यूट्रल सेटअप बना दें सबके मर्ज़ी के साथ, ताकि जब इलेक्शन हो उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मावी, आप क्या कहेंगी सोल्यूशन? ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन करने की ज़रूरत है कि सब का क्या मतलब है, क्योंकि सब 3 पार्टियां जो बाहर बैठी हैं इज़ नॉट सब, उसमें बहुत सारी और भी पार्टीज हैं। फिर सारी पार्टीज को उसमें कर लें, 500 जितनी भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनका उतना ही हक बनता है। फिर सबसे आप पूछ लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आइन में नहीं लिखा, तो मैं वो नहीं कह सकती क्योंकि हमने तो आइन के मुताबिक जाना है। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये आइन चेंज नहीं होता तब तक वो प्रेसिडेंट है, और जब तक वो प्रेसिडेंट जो आपको मुझे नहीं पसंद, खैर आपको शायद पसंद हो, हामिद has reservations, I certainly have reservations, तो आपने जब तक उसको इम्पीच नहीं किया, वो मसला ये है कि वो सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो आप सेंसस तो करा दें। सेंसस ही पूरा नहीं हुआ है इस मुल्क में, और ये एक और इशू आपके सामने जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट, जिस पे मैं कराएगा, कौन कराएगा? सेंसस आधा हुआ है, हाउसिंग वाला हो गया है, पॉपुलेशन वाला नहीं हुआ है। हाउसिंग वाला एक्सपायर हो जाएगा अप्रैल में, और फिर आपको हाउसिंग वाला वापस कराना पड़ेगा। तो एक किस्म का मजाक हो गया है सेंसस के साथ, और इसके पीछे मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी 2009, और उस वक्त हमने काफ़ी इस पर पार्लियामेंट में प्रेशर भी बिल्ड किया था, जिसके तहत फिर 2011 में जाके आधा हुआ है। तो इस वक्त जब आपका सेंसस नहीं होता तो फेडरल जॉब जो कोटा है वो सारा उल्टा, NFC अवार्ड सारा उल्टा, क्योंकि पॉपुलेशन की बुनियाद पे अगर किसी सूबे में पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सीट एलोकेशंस और ये इलेक्ट्रल का मसला है, ये सीट एलोकेशंस भी चेंज होंगी पॉपुलेशन। सो पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी, वो नहीं, वो उनको कराना पड़ेगा, उनको सही तरह से, वो शायद नहीं चाहते। सेंसस अगर करा लेंगे तो उनकी एलोकेशन सीट का क्या होगा? और डीलिमिटेशन सारी चेंज होगी जो उनको नहीं अच्छी लगेगी। ये होना चाहिए, और ये मैं लेके जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जा रही है। सोल्यूशन तो 2 ही हैं। एक तो जाहिर है आमिर भाई, वही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आमिर भाई कौन? ये फौजी अलिफ वाले आमिर भाई? नहीं, मैं नहीं समझा, बताएं। आमिर भाई, दैट्स ऑल। अभी हामिद अली खान साहब ने भी वही कहा कि एक न्यूट्रल सेटअप बनाने के लिए आप उनको, मगर इट शुड बी अ मार्शल लॉ फॉर 11 days ओनली, और नंगे पैर नहीं, जूते पहन कर आए। वो जो इनका डिजाइनर शू है 13 किलो वाला, 1964 वाला, जिसमें बड़े बड़े कील निकले, जी वो वाला मार्शल लॉ हरगिज नहीं कहा, फौज का मैंने हरगिज नहीं आपने फौज का नहीं कहा। लेकिन हामिद साहब, मैं एक दूसरी बात कह रही हूँ कि ये हम जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, अगर ये नहीं होता तो आप यकीन कीजिए कि लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं कि उनकी आह और बद्दुआ लगेगी, और ये वो जो हैं जूते वाले, उन समेत ये सब कुछ बह जाएगा इसमें। ठीक है, वो आए 11 दिन में, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो 90 दिन में करप्शन दूर कर देंगे, और हसन निसार साहब ने उसको सेकंड किया, कहा 90 दिन क्या 90 मिनट में हो सकता है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो 11 दिन में आए, 9 दिन तक इनकी धुलाई करें, 2 दिन दें, सारे लोगों को बुलाएं, इंटेलिजेंशिया को, एकेडेमिया को, प्रोफेसर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए। वो न्यूट्रल होगी, सब पार्टीज का कंसेंसस होगा, और वो न्यूट्रल गवर्नमेंट जो है वो पहले तो आपका इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल सिस्टम है उसको ठीक करे, और उसके बाद ये लोग जब देखें, इत्मीनान हो जाए फौज को कि अब ठीक हो गया है, वापस चले जाएं, मार मार के इनकी धुलाई करके इनसे पैसा वापस मंगवाएं। इस वक्त तो आपकी इकोनॉमी इस लायक नहीं है कि आप कुछ कर सकें। यही सोल्यूशन है। और दूसरा वो बद्दुआ वाला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो होगा।
क्या होगा? बद्दुआ लगेगी और क्या होगा? बद्दुआ लगेगी। हामिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। मारवी आपका ही बहुत शुक्रिया, नसीन परवेज आपका ही बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज जो ये पॉइंट उठाया था कि जी ये अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जो एक जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है, उसमें बहुत अहम चीज़ है। इलेक्शंस कमीशन के ऊपर आपने देखा कि क्या रिजर्वेशन है, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं, जो कि पार्लिमानी कमेटी ने बनाया है। उसके ऊपर आपने देखा मेहमानों ने क्या कहा। और जहां अबूरी हुकूमत बनाने की बात हो रही है, वहां अबूरी हुकूमत या केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में भी ये राय आ रही है कि एक तो ये तरीक़ेकार जो ये दे रहे हैं वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो मारवी ने बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से नहीं है, इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जैसे भी हो, जो भी हो, वो उनका डिस्क्रिशन है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा कि हामिद खान साहब ने कहा कि हम ऐसी इलेक्टोरल लिस्ट को, जहां बोगस, अनवेरीफाइड जो भी ये लिस्ट है, वोटर्स हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रजिस्ट करेंगे। और फिर आपने ये भी देखा कि सोल्यूशन पे क्या नसीन परवेज़ साहिबा ने कहा कि 11 दिन के लिए जो है वो फ़ौज आएँ और इस इलेक्शन को कराएं और फिर चले जाएं, ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो बने, वो जो बनाए केयर टेकर गवर्नमेंट, वो ऐसे लोगों की बनाए जो न्यूट्रल हो। और न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, ये सोल्यूशन दिया। मारवी ने कहा कि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो उन्होंने रिफॉर्म दिया वो पहले भी हम बात कर चुके हैं, और ये दोनों क्राइटेरिया इनका ये कर चुके हैं, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमारा सवाल वही है कि क्या अवाम एक्सेप्ट करेगी ऐसे केयर टेकर गवर्नमेंट को, जो दो ये अपोजिशन और हुकूमत बना रही है। वो अवाम की राय भी आपने सुन ली है, और ये राय सबसे अहम राय है। जहां हमारी गेस्टों की राय है, वहां इनकी राय सबसे अहम है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को और लीडर ऑफ अपोजिशन को अवाम की राय का जो है वो ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।